क्या बोलते हैं कि शेरशाह सूरी था ना, उसके द्वारा जो जो मतलब जो क्या बोलते हैं कि व्यवस्थाएं की गई थी, जो क्या क्या उसने मतलब जैसे कि क्या भूमि सुधार किए थे, क्या उसने स्थापत्य कला के लिए क्या किया था ना, तो उन सब के बारे में जो उसका सेकेंड पार्ट है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसके स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को उसने कैसे मतलब ये किया था, मतलब कैसे बेहतर किया था। देखो इस शेरशाह का स्थानीय शासन जो है 3 भागों में वर्गीकृत था: सरकार, परगना और ग्राम। ठीक है ग्राम को तो ग्राम बोलते थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ठीक है, इक्ताओं को सरकार यानी जिला में विभक्त किया था। पहले हम सोचते थे सरकार तो जिला है ना। ठीक है, इक्ताओं को सरकार यानी जिला में विभाजित किया था, सरकार बराबर जिला। ठीक है, में विभक्त किया जाता था। प्रत्येक सरकार के 2 प्रमुख अधिकारों की नियुक्ति की जाती थी, और सरकार में 2 अधिकारियों जो है उनकी नियुक्ति की जाती थी। एक तो है सिकदार ए सिकदारान। ठीक है, सिकदार ए सिकदारान याद रहेगा। और एक है मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, मुंसिफ ए मुंसिफान। एक है सिकदार ए सिकदारान, एक है मुंसिफ ए मुंसिफान। कौन सा तूफान लेके आ रहा है पता नहीं, धारा तूफान ऐसे याद, धारा तूफान ऐसे याद कर सकती हूँ। इनमें से सिकदार का पद जो है ऊंचा था। भाई सिकदार जो था, जो सीख रहा है ना, जो आदमी सीख रहा है वही जो है ऊंचा जाएगा, है ना। तथा उसका कार्य सरकार में सामान्य प्रशासन करना था। तथा उसका कार्य क्या था, सरकार में सामान्य प्रशासन मतलब जिले में सामान्य प्रशासन काम करना था, मतलब थोड़ा ऊंचा पद था उसका। मुंसिफान का कार्य न्याय करना था, मतलब जो है ये समझ लो कि ये तुम्हारा प्रशासन से संबंधित मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, और ये तुम्हारा जो है मुंसिफान जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, या दंडाधिकारी जिसको बोलते हैं ना, दंडाधिकारी। ठीक है, इसका काम दंड यानी न्याय देने से संबंधित हो गया, है ना। क्या बोल मुंसिफान का मजिस्ट्रेट समझ लो, मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट मतलब न्याय देने का काम है। ठीक है, और ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब सामान्य प्रशासन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे संभालता है वैसे ही संभालता है। तो ज्यादा बड़ा कौन है, सामान्य प्रशासन संभालने वाला। ठीक है, इन दोनों अधिकारियों की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, वो तो उन लोग के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक सरकार नई परगनों में बटा होता था। जो सरकार है वो नई परगनों में बटा होता था। ठीक है, प्रत्येक परगने में एक सिकदार, प्रत्येक परगने में देखो। ठीक है, सरकार जो है जैसे ये मान लो ये बड़ा सा सरकार है, ठीक है, मतलब जिला है, इसलिए जो जिला है कई परगनों में बटा होता था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और प्रत्येक परगने में जो है एक सिकदार होता था और एक मुंशीदार होता था। ठीक है, एक मुंशीदार जो भी क्या बोलते हैं उसका, मुंसिफदार जो भी, एक मुंसिफ होता था। ठीक है, ठीक है, एक सिकदार और एक मुंसिफ, एक फोतेदार यानी खजांची, एक फोतदार और 2 कारकुन यानी क्लर्क होते थे। वाह भाई, एक सिकदार है, एक मुंसिफ है, एक फौजदार है, फौजदार को बोल समझ लो फौजदार, फौजी मान लो समझ लो। ठीक, खजांची, एक खजांची मतलब जिसको खजांची बोलते हैं, 2 कारकुन क्लर्क है साथ है। ठीक है, यानी एक डीएम हो, एक डीसी होगा, एक डीएम होगा, और एक फौजदार है, और एक 2 का क्लर्क लोग हैं। ठीक, कारकुन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, मतलब एक परगना के में अनेक गांव होते थे। ठीक है, ग्राम प्रशासन का मुखिया होता था, प्रमुख सॉरी ग्राम प्रशासन का प्रमुख जो है मुखिया होता था, जो गैर सरकारी पद पर होता था। ये सरकारी पद नहीं होता, सिंपल बात है, ये सरकारी पद नहीं होता, गैर सरकारी ध्यान रखना। ठीक है, देखो ऐसे करके मतलब ऐसे समझो, जैसे ये मान लो हो गया क्या, ये हो गया क्या, बताओ सरकार। ठीक है, सरकार के अंतर्गत कहीं ना कहीं परगना आ गया, ये कहीं ना कहीं परगना हो गया। फिर इसके अंतर्गत ये जो है गांवों का समूह हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत ये गांवों का समूह हो गया इस तरह से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरह से कह के करके समझ लो, ये जो हो गया ये तुम्हारा सरकार हो गया, है ना, सरकार जिला हो गया,
ये तुम्हारा परगना हो गया, ये जो लोग हैं ये तुम्हारे हो गए क्या, गांव या ग्राम। और इसी का जो मुखिया होता था, इसी का प्रधान, सॉरी इसी का प्रधान को ही क्या बोलते थे, मुखिया बोलते थे। और ये मुखिया जो होता था ना गैर सरकारी था, नॉन गवर्नमेंट पर्सन था ना, नॉन गवर्नमेंट पर्सन, गवर्नमेंट से संबंधित नहीं था, गवर्नमेंट ने इसको हायर नहीं किया होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरह से इसकी संरचना बनाई हुई थी। अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की, है ना, कि भाई शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व व्यवस्था कैसी लाई गई थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते। देखो, शेरशाह के शासन काल में सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना था, है ना। देखो, शेरशाह सूरी का यही सबसे खासियत व्यवस्था था, मतलब खासियत था कि उसके द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी ना, उसमें जो सुधार किया था ये बेस्ट था। ठीक है, मेरा एक दोस्त है विनोद, उसी के नाम पे हम बना रहे हैं इस मैट्रिक, क्योंकि उस पे ये पूरा शूट कर रहा है ना। तो विनोद जो था, ठीक है, शेरशाह के शासन काल में सर्वप्रथम जो है भू राजस्व, उसने भी, जो मेरा एक दोस्त है भू राजस्व, वो थोड़ा अभी काम कर रहा है, तो भू राजस्व में सुधार से संबंधित वो काम कर रहा है ना। तो सर्वप्रथम उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खान के निरीक्षण में राज्य की भूमि की वास्तविक माप करवाई। तो रियल में जो है ना कि रियल में ऐसा होता है कि उसका एक दोस्त था, उसका अहमद तो नाम था नहीं था, बट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, उसका दोस्त था, उसका नाम था अहमद खान, मतलब अधिकारी समझ लो, अधिकारी जो है उसका दोस्त अधिकारी था। उसने बोला कि जाओ यार भाई, तुम जो है ना कि भूमि का वास्तविक तुम माप करके आओ, आज माप के आओ, देखते हैं आज भूमि कितना है। ठीक है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी, ठीक है, गज सिकंदरी को यूज कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, का प्रयोग करवाया, बोले कि गज सिकंदरी से मापूंगा भाई। ठीक है, बोले माप दो यार, माप दो। ठीक, इसमें मापन के लिए सन से बनी रस्सी का उपयोग किया जाता था, सन से बनी, है ना, रस्सी, पता ही है रस्सी का जो है सब यूज करते हैं। ठीक है, उस समय तो वो आते नहीं थे। ठीक, तो रस्सी का इन्होंने यूज किया मापने के लिए, चलो भाई मापवा दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो, किसानों के शोषण को बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा व कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया। ठीक है ना। ठीक है, देखो, अब फिर हमने वो बताता था कि कभी कभी जैसे मान लो कि जब वो नौकरी नहीं लगा था, तो वो बताता था कि किसानों को शोषण को रोकने के लिए ना, जो मतलब ऐसे पहले, मतलब पहले का ही वो बताता था, शेरशाह के बारे में बताता था कि पट्टा और कबूलियत जो है उस व्यवस्था को लागू किया जाता है। पट्टा मतलब होता है कि एक राजकीय पत्र, है ना, पट्टा एक राजकीय पत्र होता है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे एक कि जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारियां लिखी होती है कि भाई उपज का क्षेत्र कितना है, कितना उत्पादन आप करते हैं और कितना भू राजस्व आपको देना है, इससे संबंधित जानकारी लिखी थी। और कबूलियत मतलब सरकार, जब जैसे मान लो सरकार ने पट्टा भेज दिया ना, आपने उसमें उसमें लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लिया आपने, अब आपको मंजूर करना है ना भाई, आपको मंजूर भी तो करना है, क्योंकि सरकार को आपको पैसा देना है। तो किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था। कबूलियत के बदले में वो कबूलियत देते थे कि भाई ठीक है भाई, हम लोग कबूल है भाई, इतना दे देंगे, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो ये कबूलियत पत्र जो है, सामने पहले पट्टा देते थे राजा की तरफ से, और कबूलियत वापस जो आता था, जो कबूल करेगा वही तो, राजा को थोड़ी, वो राजा कबूल थोड़ी करेगा, राजा पागल है क्या, राजा तो इतना बड़ा पद है, कबूल जो उसके किसान है वो करेंगे। ठीक है, शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रेतवाड़ी थी। अब जो सिंपल बात है, रेतवाड़ी कैसे थी, डायरेक्ट किसान से संबंध था ना, डायरेक्ट किसान को ही पट्टा भेज रहा है और कबूलियत जो है ले रहा है ना, कबूलियत पत्र जो है ले रहा है। ठीक है, इसलिए किसानों से प्रत्यक्ष इसने संपर्क स्थापित किए थे। ठीक है, शेरशाह के समय अब लगान भाई किस में दोगे, तुमको नगद में भी दे सकते हो, वैसे भी तो नॉर्मली नगद में लेते थे, है ना। खाना अनाज में ज्यादातर दो ही लोग लेते थे, अनाज में ज्यादातर दो ही लोग लेते थे। ठीक है, ज्यादातर वसूली जो मेनली अनाज में जो करते, मतलब मेनली अनाज में जो करते थे, वो एक अलाउद्दीन खिलजी और एक सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी जो है, ये दोनों ही जो है मेनली आदमी, ये दोनों मेनली आदमी थे जिसने क्या है कि जो कि मेनली ज्यादा अनाज अनाज प्रेफर करते थे इन कम्पेयर टू पैसा नकद, पर बाकी जितने भी राजा थे वो सब नकदी लेते थे, तो ये भी ओबियसली उन्हीं में से ही है ना। शेरशाह के समय लगान नगद व अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी। ठीक है,
किंतु प्राथमिकता नगद को दी जाती थी। सही बात है, ठीक। शेरशाह के समय भूमि की किस्म व फसलों के आधार पर उत्पादन और औसत निकलवाया जाता था। सोचो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया, मतलब सोचो कितना दिमाग लगाया। आजकल भी लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि शेरशाह के समय भूमि की किस्म, मतलब किस किस्म की भूमि है, और फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाता है ना। और फसल कैसी है, उस आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था, और उसके बाद में उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल कर लिया जाता था। ठीक है, 1/3 भाग, 1/3। अब कैसे याद रखेंगे भाई, सबका देखो, सबका अलग अलग है ना। तो ये याद रखो कि देखो कैसे याद करोगे, देखो ऐसे याद कर सकते हो, शेर, शाह, सूरी, ठीक है, 3 नाम है, शेर, शाह, सूरी, तो ये 1/3 लेगा। ठीक है, ये 1/3 टैक्स लेगा, इसका तो याद करो कम से कम, है कि नहीं। ठीक है, 1/3 भाग कर वसूल लिया। विदित है कि मुल्तान में उत्पादन का 1/4 और मुल्तान में उत्पादन के 1/4 कर के रूप में वसूल लिया जाता है। मुल्तान में अक्सर भी 4 आता है, मुल्तान में 4 अक्सर आते हैं, तो मुल्तान से 4 ही वसूल है, 1/4 ही। ठीक है, ठीक है। अब देखो लगान के अतिरिक्त किसानों से जरीमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क, मतलब जो है बोले कि हम लोग इतना आय सर्वेक्षण किए, माप किए, इसका भी तो शुल्क लगेगा। एवं महासिलाना, मतलब ऐसे चल लग रहा है ना, महासिलाना तो मतलब क्या होगा, कपड़ा सिलाना सीधे से हो गया ना, फिर भी ये कर संग्रह शुल्क है। कर को जो है संग्रह करने का शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे। सोचो, मतलब कर लेने आए, कर संग्रह करने आए तो भी पैसा दो, वाह भाई, के हम लेने आए अलग, क्या बात। नामक कर भी देने पड़ते थे। क्या, जरी बाना, जरी जो है ऐसे याद रखना, जरी सिलाना, भाई जरी सिलाते हैं ना लोग पहनने के लिए, तो जरी से जरी बाना हो जाएगा और महासिलाना हो जाएगा। ठीक है, अब जरी बाना, जो जरी जो होता है ना, देखो जरी जो तुमको पता ही है कि लोग जो है ना बहुत ये क्या करते हैं कि खोज सर्वेक्षण करके लाते हैं, ऐसे जरी नहीं लाते हैं। जो नॉर्मल वाला जरी लोग कोई नहीं लगाता है, अच्छा वाला जो पूरा माप को करके एकदम सर्वेक्षण करके जो जरी आता है ना, वही लोग लगाते हैं। तो जरी जो है सर्वेक्षण शुल्क हो गया। और महासिलाना तो क्या हो गया, ये कर वाला हो गया। कर को संग्रह करने आ रहा ना, उसी के कपड़े सील दो, है ना, उसी के कपड़े सील दो, तो कर संग्रह शुल्क हो जाएगा। अब ये कितना होता था देखो, जो कि क्रमशः भू राजस्व का 2.5% है, जरी जो है 2.5% है, और ये कर महासिलाना, नाम है महा, तो दो से जो महा है उसे गुना कर दो, महा इंटू 2.5 इजिकल टू महासिलाना हो जाएगा 5, तो ये 2 हो गया ना, 5 हो गया, तो ये क्या नाम हो गया, महासिलाना 5% था। सोचो। अब हम लोग बात करते हैं गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था की। ठीक है, शेरशाह ने उच्च कोटि के गुप्तचर विभाग की, हाँ वो जो मेरा दोस्त था उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, कि उसने बोला कि उस समय वो कहानी बताता है कभी कभी, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है तो सेलेक्ट हुआ तो बताता रहता है। तो उसने बताया कि जो ये जो है शेरशाह सूरी जो है, ठीक है, उसने वो बताता है कि शेरशाह सूरी ने उच्च कोटि के गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण शासक को अपने प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक था। क्योंकि देखो पहले कोई इतना कम्युनिकेशन तो था नहीं, है ना, तो क्या होता, राजनीतिक उथल पुथल होने का बहुत चांस रहता था, है ना। और कहना है कि वो मेरा दोस्त बोला कि उसके लिए उसको गुप्त रोग भी हो गया। ठीक है, गुप्त रोग, तो गुप्त रोग हो गया, तो उससे याद रखो गुप्तचर। ठीक है ना, गुप्तचर याद रखो। ठीक है, और उस समय पता ही है भाई, नितांत जरूरत होती थी। संपूर्ण राज्य में सरायों, बाजारों और अन्य स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। देश के प्रत्येक भाग में रोज शासक को खबर पहुंचाने के लिए इस विभाग को बड़ी संख्या में घोड़े दिए गए थे। सोचो भाई, जरूरी है उसको पता चलना कि क्या क्या हो रहा है मेरे राज्य में,
इसलिए उसने क्या है ना, बाजारों में, सरायों में और अनेक स्थानों पर उसने गुप्तचर नियुक्त किए। और वो प्रत्येक जो है, प्रत्येक भाग से, मतलब हर डेली कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है। पहले न्यूज़पेपर भी तो नहीं आता था कि बैठ के फोन लेके पढ़ लो, है कि नहीं। तो उसको लिए रोज खबर पहुंचाना पड़ता था, उसके लिए उनको घोड़ा भी देना पड़ता था। अब हम लोग बात करते हैं सैन्य व्यवस्था। देखो सैन्य व्यवस्था में दो बात हमेशा याद रखना है इसका ना, इसने जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसका बहुत ये अच्छा, उसका बात को फॉलो किया, जैसे कि घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया जो है, हुलिया प्रथा ना, ये दोनों इसने फॉलो किया है, ठीक है। अब उसके बाद का हम लोग खुद देखते हैं, ठीक है। शेर शाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया, है ना। शेर शाह सूरी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और सैन्य व्यवस्था में उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति दाग द फायर, है ना, घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा जो था उसको पुनर्जीवित किया ना। इसने इसने भी अपनाया अलाउद्दीन खिलजी वाला बात, बोला कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, ये बोल रहे हैं, मतलब तारीफ करता था शेर शाह सूरी। शेर शाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था, सोचो, अपनी सेना का सेनापति स्वयं था वो, वाह। उसने तथा स्वयं उनकी भर्ती करता था, वाह। मतलब खोलो, सोचो अपने मतलब क्या है ना कि मतलब अपने जाके वहां पे भर्ती करता है, बहुत बड़ा बात है ये तो। मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब इसने मतलब छोड़ा नहीं वो चीज। सोचो ये ऐसे नहीं था कि नॉर्मल था, ये तो 68 का था, 68 उम्र का था तब ये राजा बना था। तो सोचो कि अभी तो 70 साल का हुआ होगा ये सब काम कर रहा है। सोचो इतना बूढ़ा हो के आदमी, मतलब कितना, मतलब क्या बात है, मतलब एकदम मतलब दम है पक्के में इंसान में, क्या। सैनिकों की योग्यताओं के आधार पर उनका वेतन निर्धारित किया जाता था, सैनिकों की योग्यता के आधार पर, ठीक है, ठीक है। जैसे शेर शाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए हर रंग रूट के चरित्र की जांच की जाती थी। हर रंग रूट के चरित्र की जांच के लिए सिपाहियों का पूरा व्यक्तित्व वर्णन दर्ज रहता था। बाप रे बाप, गजब, मतलब एकदम पूरा मतलब ध्यान देता था यार ये तो, मतलब एक हल्के से भी गलती नहीं कर। सोचो कितना ही ध्यान देता उस समय में भी। शेर शाह की सेना में थे 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल और 5,000 हाथी व पर्याप्त तोप खाने। क्या बात, घुड़सवार देख रहे कितना ज्यादा है, 1,50,000, और उस 50,000 का आधा कर लो तो उतने आ जाएंगे, क्या नाम है, पैदल, है ना। और उसमें से जो तुम जो है 5 का भाग दे दो तो उसमें जितने हाथी आ जाएंगे, और तोप खाने फिर भी इंक्लूड करनी। शेर शाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया, अर्थात जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उसे उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था को उत्तरदायित्व उसी का होता था। सही बात है। अगर शांति, जैसे मान लो कि शांति नहीं बना रख रहा ना, तो जैसे पुलिस को लोग बोलते हैं ना कि ब्लेम करते हैं कि भाई ये तो पुलिस तो यहाँ की चूतिया है, क्या है, कुछ नहीं करती, इस तरह से, ठीक है। अब सार्वजनिक कार्य उसने देखो क्या क्या किए, देखो, है ना। जैसे कोई बोलता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया है, ये कोई कुछ चीज़ जो, तो वही जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। शेर शाह ने अनेक सार्वजनिक कार्य किए, जिनमें सर्वप्रथम कार्य अनेक सड़कों का निर्माण, ठीक है, सड़कों का निर्माण करवाया, उनकी मरम्मत और यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखो शेर शाह द्वारा बनाई गई 4 सड़कें अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी भाई, चलो देख लेते हैं, है ना। 4 सड़कें सोचो बनाई और उसने, बहुत फेमस है। पहली सड़क जो है बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक है। सोचो पंजाब में जाके अटक गई, है ना। नाम है बंगाल में अमार सोनार बांग्ला, बंगाल में अमार सोनार बांग्ला से स्टार्ट है, दिल्ली, फिर लाहौर होते हुए पंजाब में अटक गई वो जगह। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर, ए से बी, ऐसे याद करो। तीसरी सड़क है आगरा से जोधपुर, एजे, यानी आगरा से जोधपुर। जैसे आगरा से जोधपुर ये जाता है, आगरा जोधपुर, हावड़ा जोधपुर जो होती है वो आगरा से जाती है ना, तो आगरा जोधपुर भी बोल सकते हो उसको, है ना। आगरा जोधपुर से होती हुई चित्तौड़ तक, सोचो चित्तौड़ तक। और चौथी सड़क है लाहौर से मुल्तान तक। क्या बात
लाहौर से मुल्तान तक, LMU, लम्मू, ठीक है, लाहौर से मुल्तान तक। अब देखो, शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कों में पहली सड़क को सड़क ए आजम, क्या बात है, कहा जाता है। इसलिए इसे आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, इसी को बोलते हैं ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। कौन सा, अटक वाला जो सबसे बड़ा है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसी ने किसको, ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे GT रोड कहकर पुकारा था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कौन था ऑकलैंड, वो तो ऑकवर्ड बात कर रहा था ना, वो तो ऑकवर्ड बात करते करते इन्होंने इसको GT रोड बोल दिया, ठीक है। फिर शेरशाह ने अपने मार्गों के किनारे 1700 सराय बनाए और जगह जगह पर पानी, वृक्ष और मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। प्रत्येक सराय को देखभाल एक सिकदार करता था। सराय का देखभाल भी कौन, सिकदार करता था, ठीक है। सिकदार, और कहाँ, एक परगना में क्या होता था, सिकदार होता था। एक परगना की बात करें तो सिकदार होता था, मुंसिफ होता था, एक फौतदार, और दो जो है क्लर्क होते थे, कानून को क्या मतलब, कारकुन वो होते थे। तो ये जो इसका ध्यान रखता ना, जो क्या बोलते, सराय के जो ध्यान रखता था वो सिकदार होता था, ठीक है। इतिहासकार कानूनगो ने इस सरायों को सामान्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है, सामान्य रूपी शरीर की धमनियां, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो क्या नाम है, शेरशाह सूरी की जो मुद्रा व्यवस्था थी उसके बारे में। इसके देखो, मुद्रा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कुल मिला के ये बात बोलते हैं कि चांदी का ये सब जो है, सोने का और ये सब का जो है ना, शुद्ध, तांबे का भी, ऐसा नहीं कि सीधे सामने चांदी और सोने का ही, तांबे का, सोने चांदी तांबे का। इसने जो है मिश्रित इसको पसंद नहीं था, इसको मिक्स कुछ चीज़ पसंद नहीं, बोले क्या साले चूती है, सस्ता करके सब बना के टिका रहे, वही लोग बेचे, फिर वो लोग बनाने खुद लग जाएंगे। तुम बनाओ एकदम 178 ग्रेन गोल्ड, एकदम चांदी का। फिर इस तरह से मतलब इतने बताया कि भाई इतना जो है एकदम ये बनाओ, प्योर चीज पसंद है, मैं प्योर आदमी। शेरशाह खुद प्योर आदमी था। शेरशाह के सिंहासन पर बैठने के समय मुद्रा की दशा अत्यंत शोचनीय थी। सिक्कों में मिलावट साधारणतः पाई जाती थी, और मिलावट इसको पसंद नहीं थी। मिश्रित धातु कुल मिला पाते हैं कि मिश्रित धातु थी, कुछ तांबे की और कांसे की आपस में बनी हुई। इसको ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं, बोला हटाओ मिश्रित धातु, है ना। शेरशाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया, ध्यान, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता है और तांबे को फिर उन्होंने दाम कहा जाता है, ठीक है। 180 ग्रेन जिसको बोलते हैं, 180 ग्रेन लिखा है, कहीं 178 ग्रेन लिखा है, ठीक है। जो भी हो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तांबे का दाम 380 ग्रेन का ये था, ध्यान रखना, ये 380 ग्रेन का था। तांबे का जो होता था उसको दाम बोला जाता था, और चांदी का जो था, चांदी को सिक्का, चांदी को रुपया, और तांबे को दाम, याद रहेगा। देखो, चांदी को रुपया बोलते हैं और तांबे को दाम। देखो, एक साइड सी है, एक साइड डी है, तो दोनों उल्टा सुल्टा करना है। एक साइड तो धातु का नाम जो सी से स्टार्ट हो जाएगा, तो मुद्रा का नाम जो है वो डी से स्टार्ट, याद रहेगा। चांदी होगा तो इधर तुम्हारा डी नहीं आएगा डायरेक्ट, है ना, इधर तुम्हारा रुपया हो जाएगा, ठीक है, चांदी रुपया हो गया। और तांबा हो गया तो इसका दाम हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के लिए भी अनेक सिक्के चलवाए, है ना। दाम के आधे चौथे मतलब दाम का आधा, दाम का 1/4, 1/16, ये सब भाग में भी उसने सिक्के चलवाए थे। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद व टकसाल का नाम अरबी व देवनागरी लिपि में खुदवाया। बोला कि लास्ट है, अभी उम्र कम बचा था ना उनका, बहुत कम उम्र था, सोचा कि अपना नाम तो लिखवा देते हैं, अपना पद तो लिखवाएं, ताकि लोग आगे वाले जाने कि भाई हाँ भाई कुछ शेरशाह सूरी था, कोई बंदा था, है कि ना। तो उसने बोला कि अपना मेरे नाम लिखो भाई, है ना। और बोला कि किस में लिखो, किस भाषा में। बोले साले देखो, मेरे पहले तो तुम अरबी लिखो, है ना, दूसरा देवनागरी में लिखो। अरबी में लिखोगे तो मेरे को जानने वाले लोग हैं वो पहचान लेंगे, ठीक है, कि मेरा ही बनाया हुआ है। और जो मेरे को नहीं जानने वाले हैं वो देवनागरी जानते हैं।
तो वो सबको देवनागरी में जो है तुम समझाने के लिए देवनागरी लिखो, ठीक है भाई। ठीक है, अब देखो शेरशाह द्वारा जारी रुपये के बारे में स्मिथ जो है एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा होगा। उन्होंने बोला कि ये रुपया जो है वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है ना। यही जो इन्हीं का जो बनाया हुआ रुपया है वो बाद में जाके क्या है कि ब्रिटिश जो मुद्रा प्रणाली है उसका जो है क्या बनता है, आधार बनता है, एक बेस होता है कि मुद्रा इसी से पे। शेरशाह के शासन काल में चांदी व तांबे के दाम का जो है, चांदी के रुपये व तांबे के दाम का जो है अनुपात कितना था, मतलब 1:64। मतलब एक चांदी का रुपया दूंगा तो 64 दाम आ जाएंगे, समझे। और इसलिए तांबा सस्ता है उससे। अब देखो शेरशाह सूरी द्वारा कौन कौन से भवनें निर्मित की गई, कौन सी इमारतें उनके उसके द्वारा बनाई गई या उनके द्वारा बनाई गई, ये बात कर लेते हैं। देखो शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को, ठीक है, दीन पनाह को उसने तोड़वा दिया, बोले तोड़वाओ इसको, है ना, उसको हरा दिया, इसका चीज भी तोड़ाओ, है ना, करके उसको ध्वस्त अवशेष पर से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करा। वाह भाई, इसने जो निर्माण करा ना उसको किले को पुराना किला बोलते हैं। वाह, पुराना किला। लोग कोई तो चीज नया बनाते हैं, यह पुराना ही बना रहा है, इसका दिमाग अलग है, क्योंकि खुद आदमी बुढ़ा है, पुराना एकदम 70 साल का आदमी है, तो क्या नया क्या बनेगा। बोले मेरे लिए क्या नया है, कुछ नहीं है, नया नहीं है। उसने दिल्ली के पुराना किला में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किया। अब इस दिल्ली में जो ये पुराना किला था, इसी किले के अंतर्गत इसने किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। देखो ये जो है पुराना किला, ठीक है, पुराना किला जो है ये दीन पनाह को तोड़ के बनाया गया था। किसको, दीन पनाह। कोई पूछ लेगा भाई किसी को तोड़ के बनाया, तो हुमायूं द्वारा जो दीन पनाह बनाया था ना, उसी को तोड़ के जो है ये बनाया गया है, ठीक है, याद रहेगा। देखो ये जो है क्या बोलते हैं, दीन पनाह को तोड़ के ये बनाया गया था। ये देख लो, ये है क्या बोलते हैं इसको, अरे यार पुराना किला। अब तो एकदम पुराना बन गया, सच में पुराना, और पुराने टाइप में बनाया था पुराना किला, ठीक है, पुराना किला इसको बोला जाता था। और ये अब इसके अंदर एक मस्जिद भी है, कुहना है मस्जिद, क्या बोलते हैं, कुहना मस्जिद ना, किला एक कुहना मस्जिद, किला एक कुहना नामक मस्जिद है। सच में ये है ना, किला एक कुहना, हाँ, किला ए दिखा देते हैं उसको भी, किला ए कुहना नामक मस्जिद है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है फैक्ट। देख लो, ये है किला ए कुहना नामक मस्जिद, जो कि किसने बनाई थी, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये जो है देख सकते हो आप, ये है किला ए कुहना नामक मस्जिद जो है ये ही है, ठीक है, ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई। अब देखो इसने शेरशाह सूरी ने जो है एक किला और बनाया था, रोहतास का किला, ये रोहतास का, ठीक है, रोहतासगढ़ का किला, ये ध्यान रखना है ना। ये उसने जो एक जाति थी है ना, गरबक्स या वो बक्सर, ठीक है, वो जो है उसको रोकने के लिए बनाया था, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फिर देखो शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापत्य कला की पराकाष्ठा। शेरशाह में द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापत्य कला की पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का घोतक माना जाता है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। कनिंघम बोला है कि जो क्या बोलते हैं कि इसका शेरशाह का जो है सासाराम में इसका मकबरा निर्मित है ना। कुल मिला के ये बात है, अगर किसी को नहीं देखा है तो बाद में उसका फोटो दिखा देंगे। सासाराम ना देख सकते हो जो उसने कनिंघम ने बोला है कि ये बहुत सुंदर है, मतलब ये तो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है, उसने इतना तारीफ किया सोचो इसका, ठीक है। फिर शेरशाह के दरबारी जो है, शेरशाह के दरबारी देखो उत्तराधिकारी, सॉरी दरबारी नहीं उत्तराधिकारी, ठीक है। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन थे, अब देखो शेरशाह एक महान साम्राज्य निर्माता था। वह दृढ़ संकल्प रखने वाला व्यक्ति था। वह अपने कार्यों को चतुर और राजनीतिक कुशल व्यक्ति था ना, बहुत ये बात है, दृढ़ था,
कार्यों को चतुर था और राजनीतिक कुशल भी इंसान था। ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में हिंदू व मुसलमान दोनों को समान अधिकार व दर्जा प्राप्त किया। हाँ, ये बात तो अभी तक देखे नहीं हमने कि भाई कहीं पे जो है कि जो गलत किसी के साथ भेदभाव किया है, इस तरह से नहीं है ना। हिंदू मुसलमान के प्रति समान भाव वाला ये है आदमी है। ठीक है। वह समन्वयवादी नीति का समर्थक था। वह समन्वयवादी नीति का मतलब समन्वय रहना चाहिए, कोई भी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों में समन्वय रहना चाहिए, उनका कहने का मतलब है। ठीक है। उसके प्रशासन में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने वाले समस्त तत्व विद्यमान थे। क्या बात है, मतलब सोचो, जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पूरी कर रहा है बाबू, जो कि आज भी भारत का बहुत सारा स्टेट नहीं कर पाता। ठीक है। उसकी प्रशासनिक कार्यकुशलता इतनी उच्च थी कि आगे चलकर अकबर द्वारा कई मौकों पर उसका अनुसरण किया गया। सोचो, इतना बेहतर आदमी था ना। सही बात है, कोई बेहतर होगा तो उसको फॉलो क्यों नहीं करेगा, तो अकबर फॉलो करता। सोचो, बड़ी बात है कि नहीं, इसीलिए पूर्वगामी अकबर भी बोला जाता था इसको। ठीक है। अब्बास खां शेरवानी ने शेरवानी लिख रहा है, शेखानी लिख रहा है, जो भी शेरवानी या शेखानी ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। तो साले इसमें कहाँ उत्तराधिकार का बात हुआ है कि नहीं, उत्तराधिकारी का तो बात ही नहीं कर, भेंचोद इसी का बात कर रहे हैं, चूतिया बना रहे है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं शेरशाह का मूल्यांकन। पहले में शेरशाह का ही मूल्यांकन किए थे। ठीक है। देखो, शेरशाह का मूल्यांकन करते हैं 1545 से वो 1545 से में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां ना, जो एक बार वो जलाल खां का संरक्षक भी बना था। एक आदमी था उसका नाम था जलाल खां, उसका संरक्षक बना था एक बार, जब शेर को हराया था इसने, है ना, जलाल खां। फिर बेटे का नाम भी शेर खां रख लेना। जलाल खां ने शासक बनने के बाद इस्लाम शाह की उपाधि ली। वो इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर ली। बैठते ही बहन क्या बोलते हैं कि राजा बनेंगे भोसड़ी। ठीक है। इस्लाम शाह के पश्चात उसके पुत्र फिरोज खां सिंहासन पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी हत्या मुबारिज खां द्वारा कर दी गई। किसने? मुबारिज खां ने कर दी। मुबारिज बोला मुबारक हो तुम्हारे बेटे की मुबारक नहीं, मुबारिज खां ने बोले कि मुबारिज हो तुम्हारे बेटे की हत्या हो गई है। और 1553 ईस्वी में मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण कर शासक बना। और इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था। समझा, इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था, जिसे 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हराया गया था। अकबर ने इसे हेमू को पहला था। समझा, हेमू को मार दिया था बाद में ना। बहुत खतरनाक था ये हेमू भी। इसका प्रधानमंत्री था, सोचो, मोहम्मद आदिल शाह का। मोहम्मद आदिल शाह मोहम्मद आदिल शाह, इसका प्रधानमंत्री था हेमू। उधर था जादव, उस मास में था उसका प्रधानमंत्री या दोस्त था जो था वो जादव। इधर था इसका हेमू। क्या बात है। ठीक है। ये इसको क्या है ना, अकबर द्वारा पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा इसे हराया गया। ठीक है। फिर कुछ फैक्ट एंड फिगर्स है, उसके बारे में हम बता देते हैं। कुछ जैसे 22 जून जो है ना, 22 जून 1555 को ना 555, ठीक है, को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर, देखो सरहिंद का यहाँ पे इसने युद्ध किया, ध्यान रखना। देखो हुमायूं लड़ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है। हुमायूं जो है सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने किसको हराया? देखो, बोला कि बेटा साले तुम्हारा बाप तो नहीं आ रहा, तुम्हारा आसपास का तो कोई नहीं आ रहा, सिकंदर शाह सूरी को हराएंगे। नाम ही सिकंदर है इसको। सिकंदर शाह सूरी को उसने हराया। तो सिकंदर शाह सूरी को हराकर भारत में मुगल सत्ता को वापस स्थापित कर दिया। बोले साले तो क्या नाम है, बोलते शेर शाह सूरी को नहीं हरा सकते तो क्या हुआ, सिकंदर शाह सूरी को तो हरा सकते हैं, इसको फेल दिया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि, है ना, जैसे कि चौसा का युद्ध जो है ये तुम्हारा क्या बोलते हैं कि इनके और बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। ठीक है। फिर चौसा के बाद में एक युद्ध हो रहता है,
उस युद्ध में क्या नाम है उसका, कन्नौज का युद्ध है ना, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध में भी सेम टू सेम इसमें भी यही हारता है, क्या नाम है, एच, यानी हुमायूं हारता है, और इसमें भी एच हारता है। इसमें फिर से शेरशाह सेम टू सेम, तो इसमें भी हुमायूं हारता है। अब देखो, अब जो है ना बाद में जाते जाते क्या होता है, शेरशाह सूरी तो मर जाता है। अब उसके बाद में जो है सरहिंद का युद्ध होता है, ठीक है, इसको सरहिंद का युद्ध बोलते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम, बस एच जो है वो सिकंदर शाह सूरी के लिए, ठीक है। पर इसमें जो है ना एस को बोले कितना मैं हारूंगा, इसको हरा देता है और फिर से जो है दिल्ली पर मुगल काल को पुनर्स्थापित कर देता है, ठीक है। फिर सूर साम्राज्य के पतन के कारण हम लोग बात करते हैं। सूर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके पतन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, सूर साम्राज्य जिसकी नींव जो है शेरशाह सूरी ने डाली थी, उसके पतन के प्रमुख कारण उसके अयोग्य उत्तराधिकारी थे, ना, चूतिए लोग थे उसके उत्तराधिकारी। पहले ही बनते ही इस्लाम शाह बनेगा, है ना, पहले बनते ही इस्लाम शाह की उपाधि लेगा, करेगा कुछ नहीं, उखाड़ेगा कुछ नहीं, पर बनना इसको इस्लाम शाह क्या। फिर शेरशाह के उत्तराधिकारियों ने समाज के समस्त वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा उनके बीच फूट और अलगाव की स्थिति पैदा कर दी। सोचो, उन्होंने क्या किया भाई, जैसे उसने तो सबका समर्थन किया, समन्वय की भावना रखी हिंदू और मुस्लिम के लिए, पर उन सब भड़ुओं ने क्या किया ना कि फूट डाल दी। ये तो साले अंग्रेज बने हुए, समझे, फूट डालो राजनीति करो ना, फूट डाल दे दी। तो उन सब ने जो है जनता के बीच में फूट डाली और अलगाव की स्थिति पैदा की। अलगाव की स्थिति पैदा करेगा तो खुद भी फैलाएगा क्या, और परिणामतः जनता में असंतोष की भावना पैदा हो गई, ठीक है। फिर मोहम्मद आदिल शाह के समय 5 अफगान शासक, मोहम्मद आदिल शाह, पहले बताया मोहम्मद आदिल शाह के समय, मोहम्मद आदिल शाह के समय 5 अफगान शासक प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंततः अफगानों में कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, ठीक है। 5 जो अफगान शासक जो है वो संघर्ष कर रहे थे, इसलिए इनमें कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, बिखरे हुए थे। उन्हें इस बात का भय नहीं था कि हुमायूं के वापस लौटने की संभावना, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उनको ये नहीं ध्यान था कि जो हुमायूं वो भी तो आएगा, वो भी तो अपनी राजगद्दी उसको भी तो लेनी है। पर रियल में वास्तव में यही हुआ, हुमायूं आया, सिकंदर शाह सूरी था बैठा, फेल दिया सबको। इन समस्त परिस्थितियों में कोई आश्चर्य नहीं है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के अगले 10 वर्षों में ही द्वितीय अफगान साम्राज्य का पतन हो गया। सही बात है, पहला अफगान तो लोधी वाला हो गया, है ना, 2 लोधी वंश ने जो लेके आए थे, दूसरा जो है ये शेरशाह सूरी लेके आया था। ये जो है द्वितीय अफगान जो क्या बोलते हैं साम्राज्य था, ये भी खत्म हो गया 10 वर्षों के अंदर अंदर ही। तो ये टोटल मिला के जो है क्या बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी का जो बचा हुआ पार्ट था हम लोग ने कवर कर लिया। इसके बाद कल हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।